कहानी योंगमिन नाम के लड़के से शुरू होती है। वो अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला करता है ताकि टैक्सी चलाकर अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। एक दिन जब योंगमिन अपनी टैक्सी को साफ कर रहा है, उसे अंदर से एक फोन मिलता है। वो सोचता है शायद कोई पैसेंजर अपना फोन टैक्सी में भूल गया होगा। वो फोन को अपने हाथ में उठाता है और उसे ऑन करता है, मगर फोन से एक अजीब सी एनर्जी वेव बाहर निकलती है जिससे योंगमिन चौंक जाता है और फोन उसके हाथ से गिर जाता है। योंगमिन की उत्सुकता बढ़ जाती है। वो फिर फोन को उठाकर देखने जा रहा होता है, तभी एक आदमी वहां आता है। वो आदमी योंगमिन से कहता है कि मैं बैंक की तरफ से आया हूँ। तुम्हारे परिवार ने बैंक से जो कर्ज लिया था उसका ब्याज बढ़कर 300 मिलियन वॉन हो चुका है। तुम्हें कैसे भी करके इसे इसी महीने चुकाना होगा, नहीं तो बैंक तुम्हारा घर जब्त कर लेगी। उसी शाम योंगमिन जब अपने शिफ्ट के लिए घर से निकला तो मन बना लेता है कि इस महीने के हर दिन टैक्सी चलाऊंगा ताकि लोन की रकम जोड़ पाऊं। उसकी पहली पैसेंजर व्हाइट ड्रेस पहनी एक लड़की होती है जिसने अजीब सा मेकअप किया था। उस लड़की को शमशान घाट वीडियो शूट करने जाना था। योंगमिन जैसे ही उस लड़की को शमशान घाट ड्रॉप करता है, उसकी टैक्सी में व्हाइट कपड़े पहने एक और लड़की आकर बैठ जाती है। योंगमिन सोचता है कि ये शायद उस पहली लड़की की दोस्त होगी, लेकिन वो लड़की बिना दरवाजा खोले ही गाड़ी के आर पार निकल जाती है और कुछ दूर चलने के बाद वो लड़की उड़कर फिर से कार में खिंची चली आती है। ये सब देख योंगमिन बेहोश हो जाता है। वो लड़की वापस कार के बाहर निकलती है और सोचने लगती है कि क्या वो मर चुकी है। उसे कोई अंदाजा नहीं होता कि उसकी मौत कैसे और कब हुई। उसका नाम जीहुन था, पर उसे तो अपना नाम तक नहीं पता होता। अगली सुबह योंगमिन को होश आता है। जीहुन अब भी उसी की टैक्सी में बैठी थी। योंगमिन अपनी जान बचाकर भागने लगता है। जीहुन भी उसके पीछे भागने लगती है, मगर अचानक वो फिर कार की तरफ खिंची चली जाती है। योंगमिन बहुत डरा हुआ है। वो ट्रैफिक पुलिस से कहता है कि आप प्लीज मुझे चेक करके बताएं कि मेरी कार में कोई है तो नहीं। ट्रैफिक पुलिस को भी कोई नजर नहीं आता। इसके बाद जब योंगमिन कार में बैठता है तो देखता है कि जीहुन अब भी कार में बैठी है और उन दोनों में बातचीत होने लगती है। जीहुन योंगमिन से पूछती है, क्या तुमने ही तो अपनी कार से मेरा एक्सीडेंट नहीं किया? शायद यही कारण है जो मैं बार बार टैक्सी के अंदर खिंची चली आती हूँ। इसमें कैद हो गई हूँ। देखो पिछली सीट पर खून के निशान भी है। योंगमिन उसे कहता है कि वो नकली खून के निशान हैं। रात को टैक्सी में बैठी एक्ट्रेस की वजह से लगे होंगे। योंगमिन कैसे भी करके जीहुन से पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन जीहुन कुछ दूर चलने के बाद ही अपने आप टैक्सी में खिंची चली आती है। हालात चाहे जो भी हो, योंगमिन को पैसे तो कमाने ही होंगे। अब दिक्कत ये होती है कि जो भी पैसेंजर्स टैक्सी में बैठते हैं उससे उस आत्मा की मौजूदगी से तबीयत बिगड़ने लगती है। लेकिन वो क्यूट सी आत्मा यानी जीहान योंगमिन को अपनी मदद के लिए मना लेती है। योंगमिन उसका स्केच बनाता है और जाकर पुलिस स्टेशन में पूछता है कि क्या ऐसी दिखने वाली किसी लड़की का कार एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस ऑफिसर कहते हैं इसकी उम्र 20 से 40 के बीच होनी चाहिए। ये सुनते ही जीहुन अपने आप को आईने में देखने की कोशिश करती है, मगर आत्मा होने की वजह से उसे आईने में कुछ भी दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ डिटेक्टिव्स किसी के केस पर काम कर रहे हैं, जिनमें जीहुन भी शामिल है। उस रात योंगमिन अपनी टैक्सी घर से दूर पार करता है ताकि वो आत्मा उसके घर में न घुस सके। इतना बुरा दिन जाने के कारण योंगमिन पूरी तरह थक चुका है। वो जाते ही अपनी दादी को गले लगा लेता है। रात को सपने में योंगमिन देखता है कि जीहुन उसके बिस्तर के ऊपर उड़ रही है। वो डर के मारे उठ जाता है तो देखता है सुबह हो चुकी है। योंगमिन की दादी को कहीं जाना है। वो उसे टैक्सी में लिफ्ट देने को कहती है। योंगमिन जैसे तैसे उन्हें मनाकर पीछे की सीट पर बिठा देता है। टैक्सी में बैठते ही दादी की तबीयत खराब होने लगती है। यहाँ जीहुन भी लगातार बातें कर रही है, जिससे योंगमिन की कार सीधा कूड़े के ट्रक से टकरा जाती है। दादी को ड्रॉप करने के बाद योंगमिन अपनी कार लेकर मंदिर जाता है और वहाँ पे पंडितों से इसकी पूजा करवाता है ताकि उसमें मौजूद कोई भी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाए। हालांकि ह्योनजी अब भी वहीं पर है। उस रात योंगमिन डोग्यू नाम के डॉक्टर को अपनी टैक्सी में बिठाता है, मगर औरों की तरह उसकी तबीयत पर आत्मा का कोई असर नहीं पड़ता। डॉक्टर को हॉस्पिटल ड्रॉप करते वक्त योंगमिन को याद आता है कि कैसे इस डॉक्टर ने उसकी माँ का इलाज किया था जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। वो उन्हें फिर से थैंक यू बोलना चाहता है, इसीलिए उन्हें कुछ खाने की चीज भी लाकर देता है। फिर घर जाकर योंगमिन कंप्यूटर पर आत्माओं के बारे में सर्च करता है। फ्लावर मीडियम नाम का एक आदमी कमेंट करता है कि गेट्स खुल चुके हैं और आत्माएं खुलेआम पूरी दुनिया में घूम रही है। अगले दिन ब्यांगकोल नाम का एक लड़का हाथ दिखाकर उनकी टैक्सी को रोकता है। हैरत की बात है कि वो जीहुन को भी देख पा रहा है। अब योंगमिन उस लड़के और जीहुन को लेकर किसी सुनसान जगह चला जाता है
ताकि उनसे शांति से बात कर सके। जीहुन उस दूसरे आत्मा से लड़ने लगती है कि मैंने पहले योंगमिन को ढूंढा था। अभी के लिए योंगमिन उन दोनों आत्माओं को शांत कराकर कार में बिठा लेता है। फिर जब वो एक पैसेंजर के लिए टैक्सी रोकता है तो वो टैक्सी में घुस ही नहीं पाता, क्योंकि अचानक उसकी बॉडी दुखने लगती है। रात में योंगमिन अपनी मरी हुई माँ की तस्वीर देखते हुए सोचने लगा कि आखिर वो करे तो क्या करे। अगले दिन योंगमिन अपनी टैक्सी को बेचने निकलता है। वो सोचता है कि इस टैक्सी को बेचकर नई टैक्सी खरीद लूंगा तो सारी मुसीबत की जड़ खत्म हो जाएगी। मगर तभी एक तीसरी आत्मा उसके पास आती है। वो योंगमिन से कहती है कि तुम्हारी पुरानी टैक्सी के पिछली सीट के नीचे सोना छिपा है, जिसे मैं अपनी पत्नी और बेटे तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद चाहता हूँ। योंगमिन उसकी मदद करता है और जैसे ही वो सोना उसकी पत्नी तक पहुंचता है, उस तीसरी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो इस दुनिया से दूसरी दुनिया चली जाती है। उस आत्मा की बेटी योंगमिन को सोने की अंगूठी गिफ्ट करती है, क्योंकि उसी की वजह से वो अपने मरे हुए पिता को आखिरी बार देख पाई है। ये देखकर ब्योंगकोल योंगमिन से पूछता है, क्या तुम इस तरह हमारी भी मदद कर सकते हो? बदले में मैं तुम्हें सोना दे सकता हूँ जो मेरे पुराने घर में पड़ा है। तभी जीहुन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहती है कि क्यों ना हम आत्माओं के लिए टैक्सी सर्विस ऑफर करें। हम उनकी अधूरी विश पूरी करके उन्हें इस दुनिया से दूसरी दुनिया भेजेंगे और बदले में उन्हें हमें कुछ देना होगा। योंगमिन कहता है कि यह आइडिया बुरा नहीं लगता। फिर ब्योंगकोल अपनी कहानी बताना शुरू करता है। अपनी गर्लफ्रेंड से शादी के 1 महीने बाद ही उसका एक्सीडेंट में मौत हो गया था। उसने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया था कि वो घर में बाथटब लगवाएगा, मगर उसे कभी इसका मौका ही नहीं मिला। योंगमिन उसके कहने पर उसके घर तो चला जाता है, पर वो उसकी वाइफ को देखते ही अपना मन बदल लेता है और जीहुन को लेकर घर वापस आ जाता है। रात में जीहुन और योंगमिन के बीच में बहस हो रही होती है कि आखिर उन्हें अपने प्लान को कैसे अंजाम देना चाहिए। तभी योंगमिन की दादी उसे कहती है कि बाथरूम का सिंक फिर से लीक होने लगा है। योंगमिन उसे ठीक करने गया तो अपने बचपन के दिनों को याद करने लगता है, जब उसकी माँ उसे नहलाया करती थी। और इधर जीहुन योंगमिन की फैमिली फोटो देखकर दुखी होती है। सबके पास उनकी यादें हैं, मगर उसको अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं। और योंगमिन अपनी माँ की अच्छी यादों की वजह से उन लोगों की मदद करने का फैसला करता है। अब अगले दिन ब्योंगकोल उसे बताता है कि वो अपनी पत्नी से 8 साल पहले एक कॉफी शॉप पर मिला था, जहाँ वो दोनों काम करते थे। फिर धीरे धीरे उनमें प्यार हुआ और वो रिलेशनशिप में आ गए। ब्योंगकोल से सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद योंगमिन उसका कजन बनकर उसकी वाइफ से मिलने जाता है। वो उसे कहता है कि मैं अपनी कजन की याद में आपके घर में बाथटब लगवाना चाहता हूँ। उसने मुझे इस बारे में कहा था। इसके बाद जब वो तीनों घर के अंदर चले जाते हैं तो योंगमिन उसकी वाइफ को किसी बहाने से डॉक्यूमेंट्स लाने अंदर भेजता है। उसके अंदर जाते ही ब्योंगकोल उससे ड्रॉअर में रखा सोना निकालने को कहता है। कुछ देर यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें एसी में छुपा सोना मिल जाता है। जीह्योन उसे चिल्लाकर बताती है कि ब्योंगकोल की वाइफ आ रही है। फिर ब्योंगकोल की वाइफ को उसकी ऑफिस से कॉल आ जाता है तो योंगमिन उसे अपनी टैक्सी में ऑफिस ड्रॉप करता है। इस तरफ योंगमिन की दादी से मिलने 2 डिटेक्टिव आते हैं। वो दादी से पूछते हैं कि जिस रात योंगमिन की माँ का एक्सीडेंट में मौत हुआ था, उस दिन टैक्सी घर चलाकर कौन आया था। दादी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं, इसीलिए वो योंगमिन को कॉल करके पूछती है, जिसपे वो कहता है कि उसे नहीं मालूम। इतने में ब्योंगकोल का लॉयर आ जाता है तो उसे हड़बड़ी में फोन रखना पड़ता है। अब लॉयर उसकी वाइफ से बात कर ही रहा होता है कि एक पति पत्नी का जोड़ा आकर दावा करने लगते हैं कि वो ब्योंगकोल के पेरेंट्स है। ब्योंगकोल उन्हें पहचान नहीं पाता, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही उसे अनाथालय में छोड़ दिया था। हालांकि उसकी माँ कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाती है, जिससे ये साफ हो जाता है कि ब्योंगकोल उन्हीं का बेटा है। फिर उसकी माँ उसकी वाइफ को अकेले में ले जाकर कहती है, जब ब्योंगकोल छोटा था तब उन्होंने उसके बैंक अकाउंट खोला था ताकि उसके लिए पैसा जमा कर सके। मगर एक बात हैरान करने वाली है, उसकी माँ के मुताबिक ब्योंगकोल को बादाम बहुत पसंद थे, जबकि उसे तो बादाम से एलर्जी थी। ब्योंगकोल की वाइफ उससे बहस करने लगती है। इस पर वो औरत उसे कहती है कि जो पैसे हमें मिलेंगे उसमें से मैं तुम्हें एक मोटी रकम दे दूंगी। बाद में हमें पता लगता है कि वो पति पत्नी दरअसल ठग है, जो लोगों को ऐसे ही लूटते हैं। वो अपने साथी को बताती है कि उसने ब्योंगकोल की माँ के साथ जेल में कुछ वक्त बिताया था। उसी से उसे ब्योंगकोल के बारे में जानकारी मिली थी। जब योंगमिन उसकी वाइफ को घर छोड़ने गया तो उसे कहता है कि मुझे ब्योंगकोल की माँ थोड़ी अजीब लग रही थी। कोई माँ भला इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? कैसे उन्हें नहीं पता कि ब्योंगकोल को बादाम से एलर्जी है? अगली सुबह योंगमिन और जीह्यून ब्योंगकोल की असली माँ के घर पहुंचते हैं। योंगमिन दरवाजे का पासवर्ड गेस करता है, जो कि ब्योंगकोल का डेट ऑफ बर्थ है, और दोनों अंदर जाते हैं।
उन्हें उनके घर से उस ठग औरत और उसकी माँ की साथ में तस्वीर मिली। बियांकोल को वो तस्वीर देखकर याद आता है जब उसकी माँ उसे बचपन में अनाथ आश्रम छोड़ने आई थी, तब उसने उनका हाथ पकड़ा था और उनके दाहिने हाथ पर चोट का निशान था। योंगमिन ये बात उसकी वाइफ को भी बताता है। अब उन्हें ये बात बियांकोल के लॉयर के सामने भी प्रूव करनी थी। लॉयर उस औरत से फिंगरप्रिंट्स मांगता है, जिस पे वो थोड़ा हिचकिचाती है। तब योंगमिन तुरंत उसके हाथों से दस्ताने हटा देता है। फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद लॉयर उसे कहता है, ये थोड़ा धुंधला धुंधला सा लग रहा है। औरत ने कहा कि उसने जिंदगी भर मजदूरी की है, जिसकी वजह से उसके हाथों की लकीरें मिट चुकी है। इसके बाद वो खुद अपने सर का एक बाल निकालती है और उस लॉयर से कहती है कि तुम चाहो तो डीएनए टेस्ट करवा लो। हालांकि इस डीएनए टेस्ट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ना ही बियांकोल और ना ही उसकी माँ इस दुनिया में जिंदा है। तभी अचानक बियांकोल की वाइफ बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में चेकअप के बाद डॉक्टर दोग्यू उसे बताते हैं कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। फिर जब लॉयर के ऑफिस में योंगमिन उस औरत से टकराता है तो उसे बताता है कि तुमने गलती कर दी, क्योंकि अब डॉक्टर तुम्हारे बाल और बियांकोल के होने वाले बच्चे के डीएनए को मैच करके सच्चाई का पता लगा सकते हैं। लॉयर अब जब वापस बियांकोल के माँ बाप होने का दावा करने वालों को बुलाते हैं, योंगमिन के पास सबूत है कि वो झूठ बोल रहे हैं। तब उसकी माँ सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसने ये कैसे पता लगाया। हुआ यूं था कि जब सभी लॉयर के ऑफिस से निकल गए थे, तब योंगमिन उस औरत के बाल को उठा लेता है। झूठ पकड़े जाने के बाद वो दोनों ठग दुम दबाकर भागने लगे। योंगमिन उनको पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो हाथ नहीं आते। आखिरकार बियांकोल का सारा पैसा उसकी वाइफ को मिला। अब यहाँ बाहर जीह्यून योंगमिन से कहती है कि मुझे तुम पर गर्व है। ऐसा नजर आता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। जब वो दोनों एक दूसरे को हाई फाई देने जाते हैं, जीह्यून का हाथ योंगमिन के हाथ के आर पार चला जाता है और वह जमीन पर आ गिरती है। योंगमिन उसे तुरंत हाथ देकर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मालूम है कि वो उसे छू भी नहीं सकता। फिर अचानक योंगमिन की नजर जीह्यून के ब्रेसलेट पर पड़ती है, जो कि उसकी माँ की थी। लेकिन जीह्यून को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं कि ये उसे किसने कब दिया था। फिर वहाँ बियांकोल की वाइफ आकर उसका शुक्रिया अदा करती है और योंगमिन उसे घर छोड़ने जाता है। फिर वो देखता है कि उसकी वाइफ कार में कुछ डॉक्यूमेंट्स भूल गई है, तो वो उन्हें लौटाने उसके घर वापस जाता है। और घर के अंदर वो दोनों ठग पति पत्नी पहले से डेरा जमाए बैठे हैं, ताकि वो बियांकोल की वाइफ से बदला ले सके। वो बूढ़ी औरत बड़ी बेरहमी से उसे पीटने लगती है। बियांकोल तुरंत योंगमिन को जाकर इसकी खबर करता है, पर दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण वो घर में घुस नहीं पाते। यहाँ उसकी बीवी उस औरत से मिन्नत करती है कि मुझे छोड़ दो, नहीं तो मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। ये सब देख बियांकोल बहुत परेशान हो जाता है और जोर जोर से पीटकर दरवाजा तोड़ देता है। योंगमिन न सिर्फ उसकी वाइफ को लुटेरों से बचाता है, बल्कि पुलिस को इन्फॉर्म भी कर देता है। लुटेरों के पकड़े जाने के बाद योंगमिन का बस एक आखिरी काम बचा है। वो उसकी वाइफ को बता देता है कि बियांकोल की आत्मा यही हमारे साथ मौजूद है। फिर बियांकोल उससे जो भी कहना चाहता था वो सब योंगमिन उसे बताता है। उसकी वाइफ समझ जाती है कि जो भी योंगमिन ने अभी कहा वो बिल्कुल सच है, क्योंकि जो जो बातें उसने बताई है वो सिर्फ उसके पति और उसके बीच की बातें थी, वो कोई और नहीं जानता था। अपनी वाइफ को आखिरी शब्द कहने के बाद बियांकोल की आत्मा इस दुनिया से दूसरी दुनिया का सफर तय करने चली जाती है। घर आकर योंगमिन उस ब्रेसलेट को ढूंढने लगा जो उसने अपनी माँ को गिफ्ट किया था। जब उसकी दादी ने पूछा कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, वो पूछता है कि मैंने माँ को जो ब्रेसलेट बनाकर दिया था वो कहाँ है। दादी अपने फोन पर योंगमिन को उसकी माँ की कुछ तस्वीरें दिखाने लगी, जिसमें उन्होंने वो ब्रेसलेट पहना था। लेकिन योंगमिन क्या देखता है, एक सेल्फी में उसकी माँ के साथ जीह्यून है। इससे ये साफ हो जाता है कि योंगमिन की माँ जीह्यून को जानती थी। जब जीह्यून और योंगमिन अकेले होते हैं तो योंगमिन फिर एक बार उससे उस ब्रेसलेट के बारे में पूछता है, लेकिन अभी भी उसे कुछ याद नहीं। योंगमिन कहता है कि ये सिर्फ ब्रेसलेट ही है जिससे तुम्हारे बारे में कुछ पता लगाया जा सकता है। अगले दिन टैक्सी चलाते वक्त योंगमिन को उन डिटेक्टिव्स का फोन आता है जो उसकी माँ की केस की छानबीन कर रहे हैं, और हमें पता लगता है कि योंगमिन की माँ को किसी बाइक वाले ने टक्कर मार दी थी और फिर उनकी डेड बॉडी को सड़क पर ही छोड़कर वहाँ से फरार हो गया था। योंगमिन उन डिटेक्टिव्स के साथ कॉफी शॉप पर मिलता है। डिटेक्टिव चोई योंगमिन से पूछता है कि उस रात आखिर क्या हुआ था और तुम अपनी माँ को अपनी टैक्सी में क्यों नहीं लेकर गए थे। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि योंगमिन अपनी माँ के साथ कॉल पर बात कर रहा था। दोनों प्लान कर रहे थे किसी अच्छी जगह डिनर करने के लिए कि अचानक उसकी माँ के बगल से अजीब सी आवाजें आने लगी और कॉल कट गया। योंगमिन भागते हुए जब उस जगह पहुंचा तो उसने देखा कि डॉक्टर दोगू उसकी माँ को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं।
जब तक कि एम्बुलेंस न आ जाए। योंगमिन एम्बुलेंस में उनके साथ नहीं जा पाया क्योंकि उसमें जगह कम थी। उसने पहले तो सोचा कि अपनी माँ की टैक्सी लेकर एम्बुलेंस के पीछे जाए, फिर उसे लगा कि टैक्सी को यहाँ छोड़ देना चाहिए ताकि पुलिस इसकी जांच कर सके। योंगमिन को अब डिटेक्टिव्स के सवालों से चिढ़ मच रही थी। वो उनसे कहता है कि यहाँ बैठकर कॉफी पीने से और मुझसे बेतुके सवाल करने से अच्छा होगा कि तुम लोग उस इंसान को ढूंढो जिसने मेरी माँ पर गाड़ी चढ़ा दी और वहां से भाग गया। कॉफी शॉप से निकलकर जीह्यून और योंगमिन उसकी माँ की कब्र पर जाते हैं ताकि वहां से कोई सबूत जुटा पाए। हम देखते हैं कि एक आदमी छुपकर उन लोगों की तस्वीरें ले रहा होता है। इधर दादी को अपने पोते की चिंता होने लगती है, इसीलिए वो एक लड़की को फोन करते हैं जो योंगमिन को पसंद करती है। उसका नाम सोरी है और वो डॉक्टर दोग्यो की हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। दादी सोरी को उसके और योंगमिन के साथ चाय पर बुलाने चाहती है, लेकिन वो उस दिन काफी बिजी है। हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आया था। डॉक्टर दोग्यो उसकी हालत को जैसे तैसे स्टेबल करते हैं। हालांकि कुछ देर बाद फिर से उस आदमी की कंडीशन सीरियस हो जाती है। डॉक्टर दोग्यो दौड़कर दूसरे डॉक्टर को साइड हटाते हैं और उस आदमी को सीपीआर देने की कोशिश करते हैं। थक हार कर उन्हें उस आदमी के रिश्तेदारों को बताना पड़ता है कि वो उसे नहीं बचा पाए। इस तरफ योंगमिन एक पैसेंजर को टैक्सी में बिठाता है जिसके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है। उसकी आंखों का रंग नीला है और वो जीह्यून को भी देख पाता है। योंगमिन कार रोककर उससे बात करने की कोशिश करता है। यहाँ हमें पता लगता है कि उस आदमी का नाम फ्लावर मीडियम है। फ्लावर मीडियम अपनी जेब से एक येलो पेपर निकालता है जिस पर किसी तरह का मंत्र लिखा है और उस पेपर को जीह्यून के सर पर चिपकाने वाला था ताकि उससे छुटकारा पा सके, मगर योंगमिन उसे ऐसा करने से रोक देता है। फ्लावर मीडियम उसकी इस हरकत से नाराज हो जाता है और कहता है कि तुम्हें आत्माओं से दूर रहना चाहिए, तुम्हें नहीं पता कि इनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। और जाने से पहले वो योंगमिन को अपना कार्ड भी देकर जाता है। इधर योंगमिन और जीह्यून को एक मजे की बात पता लगती है, वो ये कि जीह्यून उस टैक्सी से नहीं बल्कि मोबाइल फोन से बंधी है। योंगमिन जिस भी दिशा में फोन को लेकर जाता, जीह्यून उस दिशा में उड़ने लगती। योंगमिन जब फोन के साथ अपना हाथ हवा में उड़ाता तो जीह्यून भी उड़कर उसकी तरफ खींची चली आती और ऐसा करते हुए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं कि तभी फोन की बैटरी डेड हो जाती है और जीह्यून गायब हो जाती है। योंगमिन चार्जर खरीदने जाता है पर उसे उस फोन का चार्जर नहीं मिलता। उस रात उसकी टैक्सी में ढेर सारे पैसेंजर्स बैठते हैं जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। यहाँ जीह्यून किसी अंधेरी जगह में कैद है, मानो वो किसी और ही दुनिया में हो। अगले दिन दादी उस फोन को देखती है। योंगमिन बताता है कि ये फोन खराब हो चुका है और इससे पहले कि योंगमिन कुछ और कहता, दादी उस फोन को उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है। योंगमिन पहले तो फोन को निकालने की सोचता है, फिर उसे लगता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, अब उसे अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए। मगर उस दिन योंगमिन का कहीं भी दिल नहीं लगता। हर चीज उसे जीह्यून की याद दिला रही है। जीह्यून को उस अंधेरी दुनिया में एक औरत अपने बच्चे के साथ नजर आती है जो तुरंत गायब हो जाती है। यहाँ योंगमिन अपने फोन को डस्टबिन से निकालता है, उसका चार्जर खरीदता है और घर जाके फोन को चार्ज करता है। फोन के चार्ज होते ही जीह्यून योंगमिन की बाहों में आ गिरती है। दोनों को पता है कि उनके बीच कुछ नहीं हो सकता, मगर दोनों एक दूसरे को पाकर बेहद खुश है। दोनों एक बार फिर अपने काम पर लग जाते हैं, यानी कि आत्माओं की विश को पूरी करना और उन्हें मुक्ति दिलाना। एक रात योंगमिन को ऐसी आत्मा मिलती है जिसके पास टैक्सी का किराया देने के लिए पैसा नहीं होता। वो भागने की कोशिश करती है पर जीह्यून उस आत्मा को पकड़ लेती है। ये आत्मा उन दोनों को किसी और आत्मा से मिलवाती है जो उन्हें उनके काम में हेल्प कर सकते हैं। वो दूसरी आत्मा इन लोगों को एक बस स्टैंड ले जाती है और कहती है कि दिन भर में सारी आत्माएं यहाँ इकट्ठा होती है। इसका मतलब था कि योंगमिन वहां से कई सारी आत्माओं को पिकअप करके उनसे पैसे कमा सकता है। अगले दिन जीह्यून कई सारी आत्माओं की विश सुनती है। फिर उसे अपने कॉलेज के दोस्त नान की आत्मा मिलती है। नान जीह्यून को उसका असली नाम बताता है और ये भी कि वो एक बेहद चुलबुली लड़की हुआ करती थी। उसके बाद नान योंगमिन और जीह्यून को अपने शॉप पे लेके जाता है जो मरने से पहले तक उसकी हुआ करती थी। वो उन्हें उसकी और जीह्यून की फोटोज भी दिखाता है। उन फोटोज में वो औरत भी थी जो जीह्यून को बच्चे के साथ नजर आई थी। नान उन्हें बताता है कि ये जीह्यून की बेस्ट फ्रेंड थी। इसके बाद वो योंगमिन से अपनी तिजोरी खुलवाता है और उससे पैसे लेने को कहता है ताकि योंगमिन की कुछ मदद हो पाए। वहां से योंगमिन जीह्यून को उसके स्कूल लेकर जाता है जहां उन्हें पता लगता है कि वो मार्शल आर्ट की चैंपियन थी। फिर योंगमिन फ्लावर मीडियम के पास से एक मिरर खरीदता है जिसमें आत्माएं अपने आप को देख सकती है और वो उसे ये भी पूछता है कि क्या आत्माएं कपड़े बदल सकती है। फिर हम देखते हैं कि जीह्यून ने आखिरकार अपनी ड्रेस चेंज कर ही ली। हमें ये भी दिखाया जाता है कि नान जीह्यून को पसंद करता है।
वो उसके साथ मूवी देखना चाहता है, उसे शॉपिंग में ले जाना चाहता है और उसके साथ डिनर भी करना चाहता है। अब योंगमिन अगर उन्हें लेकर अकेले रेस्टोरेंट में बैठा रहे तो थोड़ा अजीब लगेगा, इसीलिए वो दादी को अपने साथ डिनर पे ले जाता है। जीहुन और नान को एक साथ देखकर योंगमिन अंदर ही अंदर जलने लगता है। उसे कहीं से ये भी मालूम चला है कि अगर दो आत्माएं एक दूसरे के प्यार में पड़ जाए तो वो एक साथ बड़ी आसानी से इस दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। नान की आखिरी विश होती है कि जीहुन को रिंग पहनाना, सो योंगमिन उसके लिए रिंग लेने चला जाता है। वहां से आते समय उसकी मुलाकात फ्लावर मीडियम से हो जाती है, जो उसे बताता है कि अगर कोई आत्मा प्यार में पड़ जाए तो वो आसानी से सारे अटैचमेंट्स तोड़कर आगे बढ़ सकती है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव किसी पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं जो कि जीहुन के डैड थे। वो डिटेक्टिव को बताते हैं कि गुमशुदा होने से पहले जीहुन अपनी बेस्ट फ्रेंड के केस पर काम कर रही थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड की मौत हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में हुई थी। हालांकि जीहुन को शक था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसकी बच्ची को किसी ने मारा है। इधर योंगमिन सोरी के साथ वक्त बिताता है, पर उसके दिल पे सोरी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। योंगमिन जीहुन को नान से मिलवाने ले जाता है ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता सके। नान कहता है कि वो दोनों इस दुनिया को छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन जीहुन ऐसा नहीं चाहती क्योंकि वो उसे प्यार नहीं करती। योंगमिन को पछतावा होता है कि आखिर उसने उन दोनों को अकेला क्यों छोड़ा। वो दौड़कर कमरे में जाता है तो देखता है कि नान दूसरी दुनिया के लिए निकल रहा है। उसे लगता है कि अब जीहुन भी उसके साथ चली जाएगी, मगर ऐसा नहीं होता क्योंकि वो नान से प्यार नहीं करती। फिर जीहुन योंगमिन को चढ़ाती है क्योंकि वो जान गई है कि वो उसे खोने से डर रहा है। योंगमिन कहता है कि मैं नहीं चाहता तुम जाओ, क्योंकि अभी हमें पता लगाना बाकी है कि आखिर तुम्हारी मौत कैसी हुई। इसके बाद दोनों फ्लावर मीडियम से मिलने जाते हैं ताकि इस बारे में कुछ पता लगा सके। फ्लावर मीडियम मंत्र लिखे हुए पेपर को उस फोन पर चिपकाने की कोशिश करता है जिससे जीहुन बंधी है। जीहुन फूंक मारकर उस पेपर को उड़ा देती है। फिर योंगमिन अपनी किसी स्पेशल पावर से जीहुन की कुछ यादों को ताज़ा कर देता है। इससे जीहुन देख पाती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की मौत के केस की जांच कर रही है। उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को खूब पीटा है क्योंकि उसके पास जीहुन की कुछ तस्वीरें हैं। आंखें खोलने के बाद जीहुन और योंगमिन उस प्राइवेट डिटेक्टिव के ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन वो उस ऑफिस को खाली करके जा चुका है। जब वो लोग आकर टैक्सी में बैठते हैं तो हांजुमे नाम का बच्चा टैक्सी में आकर योंगमिन से मदद मांगता है। उसने सुना है कि यह टैक्सी सभी की विश पूरी करती है। हांजुने चाहता है कि योंगमिन उसकी बहन को ढूंढने में उसकी हेल्प करे। हांजुमे जिंदा होने के बावजूद जीहुन को देख पा रहा है। योंगमिन हांजुने को लेकर कई सारी शॉप पर जाता है ताकि उसकी गुमशुदा सिस्टर के बारे में कुछ पूछताछ कर सके। इस तरफ सोरी देखती है कि उसके साथ काम करने वाला एक लड़का किम जोंग हॉस्पिटल से इंजेक्शन चुरा रहा है। वो इस बात की खबर डॉक्टर दोग्यो को कर देती है। फिर डॉक्टर दोग्यो एक और नर्स से कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाता है और उन्हें गौर से स्टडी करने के बाद कहता है किम जोंग के हॉस्पिटल ज्वाइन करने के बाद से हॉस्पिटल में कुछ ज्यादा ही पेशेंट्स मारे जाने लगे हैं। दोग्यो एक जाल बिछाता है जिससे कि वो किम जोंग को रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ सके। यहाँ योंगमिन कुछ लड़कियों से मिलता है जो हांजुने की सिस्टर को जानती थी। उनमें से एक लड़की जियान योंगमिन को बताती है कि हांजुने की सिस्टर हयाल उसके साथ सुपरमार्केट में काम किया करती थी। वो उसे किस्सा सुनाने वाली होती है जब हयाल ने उसकी मदद की थी, लेकिन बाकी लड़कियां जियान को रोक देती है। असल में बाकी लड़कियां हयान को बुली किया करती थी और उसे जबरदस्ती खुद के लिए सिगरेट मंगवाती थी। फिर एक दिन योंगमिन जियान के लिए अपनी टैक्सी रोकता है और उसे साथ आने को कहता है। ये देखकर उन बदमाश लड़कियों की ग्रुप की लीडर जियान से कॉल करके कहती है कि अपना मुंह बंद रखना। उस रात कुछ गुंडे आकर योंगमिन पर हमला कर देते हैं। उसे उसी बदमाश लड़की ने बुलाया था। हालांकि कोई डिटेक्टिव को इन्फॉर्म कर देता है और वो सही समय पर आकर योंगमिन को उससे बचा लेते हैं। अपने जख्मी हाथ की बरम पट्टी के बाद योंगमिन फिर से उस खोई हुई लड़की की तलाश में लग जाता है। पुलिस बताती है कि उस लड़की के फोन हमारे हाथ लगा है जिस पर उसने गुड बाय मैसेज भी छोड़ा है। जियान योंगमिन से कहती है ये शायद हम सबको गुमराह करने के लिए उन लोगों ने किया होगा जिन्होंने हयाल को मारा है। इसके बाद जियांग योंगमिन को सच्चाई बताती है कि एक दिन जियान और हयाल उन बदमाश लड़कियों के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला कर लेते हैं जो उन दोनों को तंग किया करती थी। इसके चलते उन लड़कियों की हयाल के साथ झड़प हुई और उन्होंने उसे गलती से मार दिया। फिर ग्रुप के लीडर ने सबको धमकी दी, अगर किसी ने भी अपना मुंह खोला तो मैं उसे भी ऐसे ही मौत के घाट उतार दूंगी। फिर जियान योंगमिन को उस जगह लेकर जाती है जहां हयाल गिरी थी। वहां जाते वक्त योंगमिन का पैर फिसलने वाला होता है।
तभी जियान उसे अपनी तरफ खींचकर गिरने से बचा लेती है। इसके बाद उन्हें ह्याल दिखाई देती है। चेक करने पर पता लगता है कि उसकी सांसें अभी भी चल रही है। योंगमिन तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में ह्याल की आत्मा उन लोगों से उसे ढूंढने के लिए थैंक यू बोलती है। उन्हें लगता है कि ह्याल मर चुकी है, मगर उसकी आत्मा गायब होकर उसकी बॉडी में वापस चली जाती है, जिसके बाद उसे होश आता है। ह्याल की फैमिली योंगमिन का शुक्रिया अदा करते हैं। वही ह्याल अपनी दोस्त जियान से गले लग जाती है। हॉस्पिटल में दूसरी तरफ किम जोंग डॉक्टर दोग्यू पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सही वक्त पर सॉरी आ जाती है और किम जोंग को शर्मिंदा होकर वहां से जाना पड़ता है। सब कुछ सुलझाने के बाद एक बार फिर जी ह्यून और योंगमिन एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। इतना ही नहीं, जी ह्यून पिछली रात कुछ सेकंड्स के लिए योंगमिन का हाथ भी पकड़ पाई थी। और इन सब के बीच जी ह्यून को अपने दोस्त नान की बात याद आ जाती है। उसने एक बार कहा था कि अगर तुम्हें किसी से प्यार हुआ तो तुम इस दुनिया से दूसरी दुनिया में आसानी से जा पाओगी। जी ह्यून को लगता है कि अगर वो योंगमिन के प्यार में पड़ी तो वो गायब होकर उससे दूर हो जाएगी, इसीलिए वो उससे दूरी बनाने लगती है। इसके बावजूद वो दोनों एक दूसरे का नाम लिखकर लव लॉक लगाते हैं। उसी जगह उन्हें सोरी और डॉक्टर दोग्यू भी मिलते हैं। जीह्यून को अचानक याद आता है कि जब वो जिंदा थी तब एक बार डॉक्टर दोग्यू ने उसका ट्रीटमेंट किया था। ये सुनते ही योंगमिन डॉक्टर दोग्यू को अपनी माँ और जीह्यून की सेल्फी दिखाकर पूछता है कि क्या आप इस लड़की को जानते हो। डॉक्टर दोग्यू कहता है कि हाँ, जानता तो था, लेकिन अब ये लड़की गुजर चुकी है। रात को योंगमिन सोशल मीडिया पर जीह्यून का नाम सर्च करता है, पर उससे कहीं पर कुछ भी नहीं मिलता। अगले दिन योंगमिन वही सेल्फी लेकर डिटेक्टिव को दिखाता है। पहले तो डिटेक्टिव थोड़ा आनाकानी करते हैं, फिर बताते हैं कि तुम्हारी माँ जीह्यून को जानती थी। उनकी जीह्यून से मुलाकात कॉप टैक्सी के जरिए हुई थी, यानी कि एक स्पेशल टैक्सी जिसके पैसेंजर सिर्फ पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे। इसका मतलब साफ था कि जीह्यून भी एक पुलिस ऑफिसर थी। इधर किम जोंग फिर से डॉक्टर दोग्यू पर अटैक करने की कोशिश करता है। डॉक्टर दोग्यू उसका हाथ जख्मी कर देता है और फिर सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद योंगमिन जाकर फ्लावर मीडियम से पूछता है कि क्या आत्माएं फिर से शरीर धारण कर सकती है। वो उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक आत्मा के साथ जिंदगी गुजारने के सपने देखना छोड़ दो। वो उसे इस बात की चेतावनी भी देता है कि अगर कोई आत्मा अपने मकसद से हट जाए तो वो एक शैतानी ताकत में बदल सकती है, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम उस आत्मा से दूर रहो। हॉस्पिटल में डिटेक्टिव डॉक्टर दोग्यू से पूछते हैं कि आखिर किम जोंग तुम पे हमला क्यों करना चाहता है। डॉक्टर दोग्योंग उन्हें बताता है कि असल में मैंने उसे हॉस्पिटल से इंजेक्शन चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। यहाँ तक कि जब से किम ने हॉस्पिटल ज्वाइन किया है, मरीजों की बढ़ने की तादाद बढ़ने लगी है। फिर योंगमिन अपनी दादी को सड़क पर काम करते हुए देखता है। वो उन्हें टैक्सी से घर ले जाता है और काम छोड़ने को कहता है। दादी कहती है, अगर मैंने काम छोड़ दिया तो हम लोन कैसे भर पाएंगे। फिर अगली सुबह योंगमिन उस प्राइवेट डिटेक्टिव से मिलने जाता है जिससे जीह्यून की लड़ाई हुई थी। वो उसे भी जीह्यून की सेल्फी दिखाकर उसके बारे में पूछता है, लेकिन वो प्राइवेट डिटेक्टिव योंगमिन की हेल्प करने के मूड में नहीं होता, क्योंकि उसे सिर्फ पैसों से मतलब है और वो उसे अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है। योंगमिन वहां से हॉस्पिटल जाता है और सोरी से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो जीह्यून की मौत कैसे हुई थी। सोरी बताती है कि उसे बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लाया गया था। हालांकि डॉक्टर्स उसकी कंडीशन को स्टेबल कर दिया था, मगर फिर अचानक उसकी हालत बिगड़ने लगी। इसके बाद योंगमिन जीह्यून को लेकर फिर से हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर दोग्यू को लगता है कि योंगमिन खुद से ही बातें कर रहा है। फिर वो डॉक्टर दोग्यू से कुछ देर बात करने के बाद योंगमिन हॉस्पिटल में यहाँ वहाँ घूमने लगता है, इस उम्मीद में कि शायद उसके हाथ कोई सुराग लग जाए। तभी कोडू नाम की आत्मा उसके सामने आ जाती है। कोडू एक पुलिस ऑफिसर था जिसकी मौत इसी हॉस्पिटल में हुई थी। उसकी आत्मा पिछले 5 सालों से यहाँ फंसी हुई थी। वो योंगमिन से कहता है कि अगर तुमने मुझे मुक्ति दिलाने में मदद की तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल के और किम जोंग के बारे में कुछ और जानकारी दूंगा। कोडू की आखिरी इच्छा थी कि जाने से पहले वो अपनी बेटी को देखे। जिंदा होते हुए कोडू अक्सर अपने काम में बिजी रहता, इसके चलते वो अपनी बेटी को वक्त नहीं दे पाता था। इस चक्कर में उसकी बेटी बड़ी होकर उससे नफरत करने लगी और घर छोड़कर चली गई। अब योंगमिन को कोडू की बेटी को ढूंढना था। अगले दिन जीह्यून और योंगमिन कोशिश करते हैं कि वो फिर से एक दूसरे का हाथ पकड़ पाए, पर लाख कोशिश करने के बाद भी ऐसा नहीं हो पाता। और कोडू को लगता है कि उसका बिजनेस पार्टनर हारुंग सू के पास शायद उसकी बेटी की कोई जानकारी होगी। इत्तेफाक से ये पार्टनर उसी प्राइवेट डिटेक्टिव गोबुंग का बॉस था। योंगमिन हारुंग से जाकर मिलता है। पता नहीं क्यों हारुंग सू को देखते ही जीह्यून की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। योंगमिन उससे रोने का कारण पूछता है, लेकिन जीह्यून खुद नहीं समझ पा रही कि आखिर वो ऐसा क्यों महसूस कर रही है।
फिर योंगमिन हारुंग सू से कहता है कि कोडो ने मेरे बुरे वक्त में बहुत मदद की। मैं बस उसकी बेटी से मिलकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उसे बताना चाहता हूँ कि उसके डैड बहुत अच्छे आदमी थे। हारुंग सू बताता है कि कोडो की बेटी यूएसए में रहती है, पर वो फिलहाल किसी प्रेजेंटेशन के लिए कोरिया आई हुई है। योंगमिन कैसे भी करके उस तक पहुंच जाता है। वो कोडो की बेटी को यहाँ तक बताता है कि कोडो की आत्मा अभी यही मौजूद है, लेकिन साइंटिस्ट होने के कारण वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करती। फिर कुछ ऐसा होता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण स्टेज पर लगा झूमर गिर जाता है। झूमर उस पर गिरने ही वाला होता है कि कोडो दौड़कर अपनी बेटी को धक्का दे देता है। इतने बड़े हादसे से बचने के बाद अब उसे यकीन हो जाता है कि उसके डैड वहीं हैं। इसके बाद सभी मिलकर कोडो की कब्र पर जाते हैं। कोडो अपने दिल की बातें बताना शुरू करता है, जिसे योंगमिन उसकी बेटी तक पहुंचाता है। कोडो की बेटी आखिरकार अपने डैड को समझती है और उन्हें दिल से माफ कर देती है। ऐसा करने से कोडो की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो दूसरी दुनिया में चला जाता है। अब कोडो की दी जानकारी के मुताबिक योंगमिन किम जोंग के घर पहुंच जाता है। किम जोंग की बहन की आत्मा उसके घर के बाहर खड़ी होती है। घर के अंदर जाकर देखा तो उसकी बहन मिजोंग की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी होती है। मिजोंग को कुछ याद नहीं होता। वो बस इतना कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे भाई ने मेरा कत्ल किया होगा। इसके बाद योंगमिन को किम जोंग के घर में कुछ फोटोज मिलती है जो उस प्राइवेट डिटेक्टिव की खींची हुई थी, जो इस बात की ओर साफ इशारा कर रहे थे कि किम जोंग ही उन लोगों की मौत का जिम्मेदार है जो उन फोटोज में है। योंगमिन को लगता है कि अगर किम जोंग इन सब का कातिल होता तो वो इन तस्वीरों को इस तरह खुलेआम दीवार पर क्यों लगा कर रखता। अचानक जीहून कांपने लगती है और हम देखते हैं कि वो दरअसल मरी नहीं है, बल्कि उसकी बॉडी कोमा में है और उसके डैड उसकी देखभाल कर रहे हैं। इसके बाद किम ह्यू नाम की नर्स डॉक्टर दोग्यू को बता देती है कि योंगमिन यहाँ है। वो पुलिस को बुलाकर उसे किसी और के घर में घुसने के इल्जाम में गिरफ्तार करवा देती है। अब फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि किम ह्यून डॉक्टर दोग्यू को बचपन से जानती है। डॉक्टर दोग्यू के दादा उसके बचपन में खूब पिटाई करते थे, मगर किम ह्यून जो उसकी बेबी सिटर थी वो उसे बचा लिया करती। कुछ देर तहकीकात के बाद पुलिस योंगमिन को छोड़ देती है, क्योंकि उन्हें पता लगता है कि योंगमिन ने किम जोंग की बहन मी जोंग को नहीं मारा, बल्कि उसकी बॉडी तो पिछले 1 हफ्ते से घर पे पड़ी हुई है। फिर पुलिस योंगमिन को बताती है कि उस रात उसकी माँ को जिस बाइक से एक्सीडेंट हुआ था वो मिल गई है, लेकिन उसका ओनर किम जोंग अभी भी फरार है। अब जैसे ही वो लोग पुलिस स्टेशन से निकलने वाले होते हैं, जी ह्योंग को उसके और उसके डैड की फोटो नजर आती है। फोटो देखने के बाद उसे अपनी लाइफ की कुछ बातें याद आ जाती हैं। वो एक पुलिस ऑफिसर हुआ करती थी जो अपने डैड के डिपार्टमेंट में उनके साथ काम करती थी। योंगमिन एक बार फिर से हारुंग सू से मिलता है, मगर वो उसे ये नहीं बताता कि वो उसकी बेटी की आत्मा को देख पा रहा है। इसके बदले वो अपनी माँ की उसे सेल्फी दिखाता है और कहता है कि क्योंकि मेरी माँ आपकी बेटी की फ्रेंड थी, इसीलिए मैं उसकी मौत के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहता हूँ। फिर वो मिजोंग से भी वापस मिलता है। मिजोंग उसे बताती है कि मेरा भाई वैसे तो बहुत अच्छा इंसान था, मगर मेरी ड्रग्स की लत की वजह से उसे अक्सर मेरे लिए हॉस्पिटल से इंजेक्शन चुराना पड़ता। फिर वो उसे एक बड़े सुंदर घर पे ले जाती है। वो घर दरअसल किम ह्यून का था और मिजोंग को शक है कि उसका भाई वहीं छुपा होगा, क्योंकि किम जोंग कभी कभी किम ह्यून के साथ फिशिंग करने जाता था। अब योंगमिन जैसे ही उस घर में दाखिल होता है, डॉक्टर दोग्यू अपने घर में लगे कैमरे से उसे देख लेता है। इस घर वाली बात की जानकारी योंगमिन हारुंग से भी करता है। हारुंग उसे बताता है कि किम ह्यून असल में अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। इतना ही नहीं, वो बड़ा घर डॉक्टर दोग्यू के दादाजी का है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर योंगमिन को अचानक वहां से जाना पड़ता है, क्योंकि उसके किसी दोस्त की माँ की मौत हो गई है और हमें पता लगता है कि उसकी माँ का ट्रीटमेंट डॉक्टर दोग्यू ही कर रहे थे। वो उनका फ्यूनरल अटेंड करने भी जाता है और सबके सामने ऐसा जताता है मानो उसे बेहद दुख है, मगर जी ह्योन उससे छुपकर हंसते हुए देख लेती है। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही योंगमिन को उसकी माँ की आत्मा नजर आती है। वो अपनी दोस्त को भी इस बारे में बताता है। पहले तो उसे ये बात थोड़ी अटपटी लगती है, पर जब वो कुछ अंदर की बातें बताने लगा तो उसके दोस्त को यकीन हो जाता है कि योंगमिन उसकी माँ को देख पा रहा है। इस तरफ डिटेक्टिव को गोबुंग की डेड बॉडी मिलती है। उसके घर से एक तस्वीर मिली है जिसमें मोटर बाइक थी। उस मोटर बाइक पर एक लेबल लगा हुआ है जो डे नर्सिंग कोर्स वाले नर्सेस को ही मिलती है। हालांकि किम जोंग ने तो डे नर्सिंग से कोर्स नहीं किया था। इसके बाद हमें सच पता चलता है। किम ह्यून डॉक्टर दोग्यू से कहती है कि हमें अब ये सब रोक देना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी पकड़े जा सकते हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाता है कि किम ह्यून ने डॉक्टर दोग्यून के दादाजी का खून कर दिया था, क्योंकि वो दोग्यून को बड़ी बेरहमी से मारा करते थे।
इसके बाद डॉक्टर दोग्यून और किम ह्यून साथ रहने लगे। दादाजी की सारी जायदाद उसके पोते यानी डॉक्टर दोग्यून के नाम हो गई। अब डॉक्टर दोग्यू सोच रहा है कि उसे किसी तरह योंगमिन को रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसी बहाने वो योंगमिन के घर जाता है क्योंकि उसकी दादी इस बार चेकअप के लिए हॉस्पिटल नहीं आई थी। जब योंगमिन डॉक्टर के लिए ड्रिंक लाने के लिए किचन में था, उस वक्त डॉक्टर उसके घर में यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने लगता है। जीह्यून इस बात की जानकारी योंगमिन को दे देती है। फिर हम देखते हैं कि जब योंगमिन किम जोंग के घर गया था तब उसे वहाँ एक लेटर मिला था। उसमें लिखा था कि अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। फिर जीह्यून को भी अपने पास्ट से कुछ विजन दिखाई पड़ते हैं, जिसके बाद योंगमिन उस लेटर को लेकर हॉस्पिटल जाता है। वो सॉरी की मदद से लेटर की हैंडराइटिंग को कुछ लोगों की हैंडराइटिंग से मैच करवाने की कोशिश करता है, जिन लोगों पर उसे शक था, और लेटर की हैंडराइटिंग हूबहू किम ह्योन की हैंडराइटिंग से मैच कर जाती है। कुछ ही देर बाद हॉस्पिटल में पुलिस भी आ जाती है और कहती है कि हमारे पास हॉस्पिटल की तलाशी लेने का वारंट है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद डॉक्टर दोग्यून किम जोंग को खत्म करने के इरादे से एक सुनसान जगह पर जाते हैं जहां उसने किम जोंग को बांध कर रखा है। इधर जीह्यून गायब होने वाली ही थी, पर सही समय पर घर पर डॉक्टर्स उसे सिरिंज चढ़ाकर मरने से बचा लेते हैं। योंगमिन जीह्यून से कहता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है, तो हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। वो किम ह्यून से मिलकर उसे कहता है कि मैं जानता हूँ किम जोंग को वो लेटर तुम्ही ने लिखा था। फिर वो उस मोटर बाइक की फोटो दिखाकर उसे कहता है, मैं ये भी जानता हूँ कि जिस बाइक से मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ था वो तुम्हारी थी। मैं ये सब बात पुलिस को बता दूंगा। ये कहकर योंगमिन जैसे ही किम ह्यून के घर से निकला, वो उसके सर पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। होश आने पर योंगमिन खुद को किम जोंग के बगल में बंधा हुआ पाता है। डॉक्टर दोग्यू योंगमिन के सामने कबूल कर लेता है कि वो एक सन की किस्म का इंसान है और उसी ने सारे खून किए हैं। योंगमिन उसे कहता है, मैं तो तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करता था। मुझे लगा तुमने मेरी माँ को हॉस्पिटल पहुंचाया था, मगर तुम तो उसके कातिल निकले। डिटेक्टिव गोबोंग को भी लोगों की फोटो खींचने के लिए डॉक्टर दोग्यो ने ही पैसे दिए थे, क्योंकि जब लोग अपने घर वालों की मौत पर रोते हैं उन्हें देखकर डॉक्टर दोग्यो को बड़ा मजा आता है। इतना कहकर वो योंगमिन की चारों तरफ पेट्रोल छिड़क देता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है। जिस दिन योंगमिन की माँ और जीह्यून दोनों मारे गए थे, उस सुबह योंगमिन की अपनी माँ से बहस हुई थी, क्योंकि वो लोन चुकाने के लिए दिन रात टैक्सी चला रही थी। जिसके बाद वो कॉलेज चला जाता है। योंगमिन खुद भी पुलिस ऑफिसर बनने वाला था, पर माँ के जाने के बाद उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसकी माँ ने उस दिन जीह्यून को अपनी टैक्सी से ड्रॉप किया था। जीह्यून आज जिस काम पर जा रही थी उसे गुड लक देने के लिए माँ ने अपने हाथ से ब्रेसलेट उतार कर उसे दे दिया। जीह्यून तब किम ह्यून और डॉक्टर दोग्यो से पूछताछ करने वाली थी, क्योंकि उसे शक था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड की मौत के जिम्मेदार वो दोनों हैं। वो किम ह्यून की फ्रेंड बनकर उसके घर में घुस गई ताकि सबूत जुटा पाए। यह डॉक्टर दोग्योन समझ गया कि दाल में कुछ काला है, जिसके बाद उसने जीह्यून को मारने की कोशिश की। जीह्यून अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही थी। वह डॉक्टर दोग्यो अपने फोन पर उसका रोना बिलखना रिकॉर्ड कर रहा था। ये वही फोन था जिससे जीह्यून जुड़ी हुई थी। जीह्यून अपना फोन लेकर भाग गई और योंगमिन की माँ की टैक्सी में जाकर बैठ गई। डॉक्टर दोग्यो उसका पीछा करने लगा। टैक्सी में जीह्यून बेहोश हो गई और वो फोन उसके हाथ से छूट गया। योंगमिन की माँ उसे डॉक्टर दोग्यो से बचाकर ले जाने की कोशिश कर रही थी कि इतने में किम ह्यून ने आकर उस पर बाइक चढ़ा दी। योंगमिन की माँ अभी सांसें ले ही रही थी कि डॉक्टर दोग्योन उसे खत्म कर देना चाहता था, पर क्योंकि आसपास काफी लोग जमा हो गए थे और तब तक योंगमिन भी वहां पहुंच गया था, तो उन्हें उसकी मदद करने का नाटक करना पड़ा। फिर हॉस्पिटल में मौका मिलते ही उन्हें मौत की घाट उतार दिया। जब सब लोग मौके पर से चले गए, तब किम ह्यून ने आकर जीह्यून की चीजें टैक्सी से निकाल कर फेंक दी और उस टैक्सी को भी वहां से दूर ले जाकर कहीं लावारिस छोड़ दिया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। डॉक्टर दोग्यो योंगमिन को जिंदा जलाने की कोशिश करता है, पर पुलिस मौके पर आकर उसे बचा लेती है। एक छोटे से फ्लैशबैक से हमें पता लगता है कि हारुंग सू ने योंगमिन की फोन पर एक ऐप इंस्टॉल करवाया था, जिससे कि वो उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहा था। जब जीह्यून को यह सब पता लगा तो वो टूट कर रोने लगती है। उसे पता था कि जब तक डॉक्टर दोग्यो को उसके किए की सजा नहीं मिलती, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ब्यांकोल की मौत कैसे हुई ये बताया गया। डॉक्टर दोग्यो ने ही जानबूझकर उसे गलत दवा दी, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर ऑफिस में गिर पड़ा और उसकी जान चली गई। डॉक्टर दोग्यो को पुलिस गिरफ्तार तो कर लेती है, मगर उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं और वो सभी के सामने एक बार फिर योंगमिन पर वार करने की कोशिश करता है। इसके बाद योंगमिन और जीह्यून उस फोन को ठीक करवाने टेक्नीशियन के पास लेकर जाते हैं ताकि वो उन डिलीट हो चुकी वीडियोस को फिर से ला सके। लेकिन जब वो ऐसा करना शुरू करता है
तो जीहुन गायब होने लगती है। योंगमिन तुरंत टेक्नीशियन को रोक देता है और फोन लेकर वापस चला आता है। उस रात डॉक्टर दोग्यू चुपके से योंगमिन के टैक्सी में कैमरा लगा देता है और उसी रात योंगमिन को किम जोंग की आत्मा नजर आती है। वो योंगमिन को बताता है कि किम ह्योन चाहती थी कि मैं उसके बड़े से घर में कुछ दिनों के लिए छिप जाऊं। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी बहन की मदद करेगी, लेकिन उसने उसे मार डाला। किम जोंग की आत्मा गुस्से की वजह से शैतान में तब्दील होने ही वाली थी, मगर उसकी बहन की आत्मा उसे थाम लेती है। फिर किम जोंग योंगमिन को बताता है कि उसके पास उसकी और किम ह्योन की बातचीत की एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग है जो उसके पुराने घर पर पड़ी है। ये कहकर किम जोंग और उसकी बहन मी जोंग की आत्मा दूसरी दुनिया के सफर में चल पड़ती है। योंगमिन इस रिकॉर्डिंग को अपने टैक्सी में प्ले करता है। उसे कोई आइडिया नहीं था कि इस टैक्सी में डॉक्टर दोग्यू ने एक सीक्रेट कैमरा छुपाया हुआ है। फिर वो वही रिकॉर्डिंग लेकर किम ह्योन को डराने पहुंचता है। वो उसके घर के बाहर उसके आने का वेट करता है। किम ह्योन योंगमिन को डॉक्टर दोग्यू के पास ले जाती है, जहां दोनों एक दूसरे को देखकर लड़ने लगते हैं। इसके बाद डॉक्टर दोग्यून योंगमिन से वो फोन छीन लेता है। उस फोन को छूते ही उसे जीह्यून की आत्मा नजर आने लगती है। दोग्यून इस फोन को आग में डाल देता है और सारे सबूतों को मिटा देता है। इससे जीह्यून की आत्मा गायब हो जाती है और अपने शरीर में लौट आती है और पुलिस मौके पर आकर फिर से डॉक्टर दोग्यून को पकड़ लेती है। लेकिन जीह्यून के गायब होने से योंगमिन का दिल टूट जाता है। उस वक्त हारुंग सू उसे बताता है कि मेरी बेटी जिंदा है। किसी ने उसे हॉस्पिटल में मारने की कोशिश की थी, इसीलिए मैंने उसे घर शिफ्ट करवा दिया और दूसरे डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवाने लगा। फिर हारुंग सू योंगमिन को उसके पास ले जाता है। जीहुन को होश आते ही वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। यहाँ डिटेक्टिव डॉक्टर दोग्यू से पूछताछ कर ही रहे होते हैं कि उन्हें उसे कुछ ही देर में छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि किम ह्यून वहाँ आकर झूठ बोलती है और सारे कत्ल का इल्जाम अपने सर पर ले लेती है और डॉक्टर दोग्यू जेल से बरी हो जाता है, जबकि किम ह्योन को जेल हो जाती है। उसी रात जेल में किम ह्योन ने अपनी जान ले ली। सभी लोग इस बात से चिढ़े होते हैं कि जो असली गुनहगार है वो सरेआम बाहर घूम रहा है और सब मिलकर उसके लिए जाल बिछाते हैं। डॉक्टर दोग्यू जैसे ही हॉस्पिटल अपनी ड्यूटी पर लौटा, सॉरी उसे बताती है कि जीहुन जिंदा है और वो फिर से हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। पहले सभी ने यह मान लिया था कि वो मर चुकी है। डॉक्टर दोग्यू को लगता है कि यह अच्छा मौका है जीहुन को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का, मगर जीहुन को कुछ करने से पहले ही योंगमिन उसकी पिटाई कर देता है। वहाँ पुलिस भी डॉक्टर दोग्यू को रंगे हाथों पकड़ लेती है, मगर वो सॉरी को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देकर जैसे तैसे हॉस्पिटल से भाग निकलता है। योंगमिन भी टैक्सी लेकर उसकी कार का पीछा करने लगा और आखिरकार पुलिस के साथ मिलकर वो दोग्योन को पकड़ लेते हैं। डॉक्टर दोग्योन जब खुद को मारने की कोशिश करता है, योंगमिन उसे रोक कर कहता है कि इतनी आसानी से नहीं, तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। अब सब कुछ ठीक हो चुका है। योंगमिन और जीहुन रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिर हम दोनों को किस करते हुए देखते हैं। जेल में अपनी पहली रात डॉक्टर दोग्योन को 3 शैतानी आत्माएं नजर आती है जो लंबे समय से उसे बदला लेने का इंतजार कर रही थी, और अगले दिन से ही जीहुन अपनी ड्यूटी पर वापस लौट आती है, मगर चीफ इंस्पेक्टर उसे रेस्ट करने की सलाह देते हैं। उस दिन योंगमिन जीहुन को अपने दोस्तों से मिलवाता है, तभी उसे उसकी माँ की आत्मा नजर आती है। योंगमिन उनसे उस सुबह लड़ाई करने के लिए माफी मांगता है। जीहुन भी उनसे माफी मांगती है क्योंकि उन्हीं की वजह से उनकी जान चली गई। योंगमिन की माँ उन दोनों को माफ कर देती है और उनकी आने वाली जिंदगी के लिए ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देकर दूसरी दुनिया में चली जाती है। अब योंगमिन और जीह्यून डिसाइड करते हैं कि वो इसी तरह आत्माओं की विश पूरी करते रहेंगे। एक रात उन्हें एक लड़की की आत्मा मिलती है, पर योंगमिन उसे देख नहीं पाता। इसके बावजूद उस लड़की की आत्मा इन दोनों से कहती है कि मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगी जो कुछ गैंगस्टर्स ने एक खुफिया जगह पर छिपा कर रखा है। इसके साथ योंगमिन अपनी टैक्सी चलाना शुरू करता है और ये कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी जरूर करें। और ऐसे ही के ड्रामास एंड वेब सीरीज के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो जल्द ही मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।